नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा व्याकरण का पाठ 2 चल रहा है। पाठ का नाम है वर्ण विचार। ठीक है, और वर्णों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने बताया है कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर दोहरा देती हूँ, उसके बाद हम व्यंजन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये हमारे स्वर हैं। हिंदी में हमारे स्वर 11 होते हैं। अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। तो देखिए, हमारे ये 11 स्वर हैं। और स्वर हमारे ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली वे ध्वनियाँ, जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, जब हम ये हमारे जो स्वर 11 हैं, इनको हम बोलेंगे। बोलकर देखो, अ आ ई उ री ए आई ओ औ। तो ये हमारे 11 स्वर हैं। ये ऐसे हैं, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे हवा से मुंह से हवा बिना रुकावट के बाहर आएगी। हमारे मुंह से हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है। ठीक है, स्वरों को बोलते समय। ठीक है, तो बच्चों, स्वरों के भी 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, अरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तीसरा इसमें दिया गया नहीं है, लेकिन स्वर के 3 भेद होते हैं। देखिए, पहला होता है हरिस्व स्वर। हरिस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हरिस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे हरिस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ ई उ री। ठीक है, तो ये 4 हमारे हरिस्व स्वर हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन 4 स्वरों के बोलते समय कम समय लगता है। ठीक है, तो ये हरिस्व स्वर होते हैं। ठीक है, संस्कृत से एक स्वर हिंदी को प्राप्त हुआ है, जिसे री चिन्ह से लिखा जाता है। ये री जो है संस्कृत से हमें मिला है। हिंदी में स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया है। हिंदी भाषी इसका उच्चारण रजमाई री के रूप में करते हैं। ठीक है, अतः इसका प्रयोग केवल उन शब्दों को लिखने में किया जाता है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जैसे ऋषि, ऋतु, कृपया। ठीक है, तो बच्चों, ये थे हमारे हरिस्व स्वर। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, जो कि नाम से ही दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है, दुगुना। तो दीर्घ स्वर हमारे कौन से होते हैं? देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय हरिस्व से दुगना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए आई ओ औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ये संख्या में 7 हैं। कितने? ये 7। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हिंदी में 7 है। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह होता है जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी दुगना समय लगता है। हरिस्व से कितना हो गया? 3 गुना। हरिस्व से 3 गुना और दीर्घ से दुगना, तो वो प्लुत स्वर, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ठीक है, जैसे ओम। ओम क्या है? प्लुत स्वर है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे स्वर। समझ आ गए होंगे। अब हमारा व्यंजन। वर्णमाला का दूसरा भेद कौन सा है? व्यंजन। देखिए बच्चों, व्यंजन ऐसे स्वर हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख में वायु के रास्ते से रुकावट आती है, अवरोध पैदा होता है, तो वे ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। जिन
ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख में वायु के रास्ते में रुकावट आती है, ऐसी ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है। और एक और इसकी मुख्य बात है, इसके अलावा व्यंजन का स्वतंत्र रूप में उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता। स्वर तो हमारे ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिनके उच्चारण या जिनके प्रयोग करते समय जिनको किसी की भी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी दूसरी ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो ऐसे ये हमारे सुर होते हैं ऐसे। ठीक है। और लेकिन व्यंजन हमारे ऐसी ध्वनियाँ हैं व्यंजन जिनको बोलते या लिखते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है। यानी कि स्वरों की सहायता से उच्चरित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलते समय मुंह के भीतर को हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है तथा जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्वरों की मदद से ही होता है। ठीक है ना। ऐसे वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। ठीक है भाई। अब देखिए व्यंजनों के भेद। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और दूसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है। तो व्यंजन का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों द्वारा या अवयवों द्वारा होता है, जैसे कंठ, तालु आदि के आधार पर किया जाता है। अतः व्यंजनों के भी 3 भेद अभी मैंने बताए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है। सबसे पहले कौन सा करेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। स्पर्श का क्या अर्थ है? छूना। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग को छू करके यानी कि स्पर्श करके वायु का रास्ता रोकती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों? जिन ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है। ठीक है। तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। अब स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। यानी कि क वर्ग में 5 व्यंजन, च वर्ग में 5 व्यंजन, ट वर्ग में भी 5 और त वर्ग में भी 5 और प वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं। तो ये हमारी स्पर्श व्यंजन कितने? 25 हो गए। ठीक है। कितने व्यंजन हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन? 25 है। अब देखिए क वर्ग में कंठ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से, तो इसको कंठ बोलेंगे। कहाँ से होगा? कंठ से होता। बोलकर देखो, क ख ग घ ड़। कहाँ से आवाज़ आई? गले में से आई। ठीक है। तो ये कंठ कहलाते हैं। ठीक है भाई। ऐसे ही च वर्ग के व्यंजन देखिए। च वर्ग के च, छ, ज, झ, य। तो कहाँ से तक टकराते हैं? ये दांतों के ऊपर से थोड़ी सी जगह ना, इसको तालु बोलते हैं। तो हमारी जीभ कहाँ टकराती है? तालु। तो इनका तालव्य बोलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार ट वर्ग के वाग्य मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। तो इनको हम मूर्धा बोलेंगे। इसी प्रकार त वर्ग के, ये दांत से टकराएगी हमारी जीभ, जैसे त, थ, द, ध, न। ठीक है ना। दांतों से टकराई ना, तो ये दंत बोलेंगे। ऐसे प वर्ग, तो प वर्ग के व्यंजनों को बोलेंगे तो हमारी जीभ, हमारे दोनों होठ टच होंगे, जैसे प, फ, ब, भ, म। ओठ टकराए ना दोनों, तो इनको ये ओष्ठ बोलेंगे इनको। ठीक है। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन। अगला हमारा अंतस्थ व्यंजन। अगला भेद कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है तथा वायु मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, ठीक है, और वायु मुंह के किसी न किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करेगी, ठीक है, तो वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, र, ल,
व है। तो हवा अच्छी तरह से, सांस अच्छी तरह से नहीं निकला ना, पूरा सांस नहीं लिया गया ना, और हवा प्रेशर से बाहर नहीं आई, ठीक है। और हम जीव कहीं ना कहीं, जीव ने मतलब वायु मुंह से, पूरे मुंह में कहीं ना कहीं अच्छी तरह से नहीं टकराई, ठीक है। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे य, र, ल, व बोल कर देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब इसका ग भाग, ऊष्म व्यंजन, तीसरा भाग इसका ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा को तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी कि गर्मी से पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, श, श, श और है, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा की गति तेज मुंह से, सॉरी, हवा की तेज गति, ठीक है, रफ्तार, मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा सी निकलती है यानी कि गर्मी सी पैदा होती है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह, आवाज़ आई ना, ये वाली आवाज़ आई ना मुंह से। तो ये थे हमारे ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं, और स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, ठीक है। तो कितने हुए हमारे व्यंजन है, 33। अब आगे संयुक्त व्यंजन। देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा श से मिलकर क्या बना है, क्षय, रक्षा, क्षमा, कक्षा, ठीक है। तो ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना ना ये। इसी प्रकार से त जमा र, देखो क जमा श जमा अ भी अलग करेंगे हम, इसमें श में अ छिपा है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। त जमा र जमा अ से मिलकर बना त्र, मात्र, पत्र, त्रिभुज, ठीक है। इसी प्रकार ज जमा य जमा अ से मिलकर बना ज्ञ, ज्ञानी, आज्ञा, ज्ञान, विज्ञान। और इसी प्रकार बच्चों ये श जमा र जमा अ से मिलकर बना श्रय, श्रम, श्रुत, लेख, श्रवण। तो ये ऐसे वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन, 4 हैं, श, त्र, ठीक है, ग और श्रय, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। तो बच्चों, टाइम हो गया है, आज हम इतना ही करेंगे, अगला हम पार्ट कल करेंगे, ठीक है। आपने इसको स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से पढ़ने हैं, और कल मैं जब क्लास में होंगी पहले मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपकी समझ आ गई है, नहीं आएगा, आ गई है, फिर आगे चलूँगी, ठीक है। ओके, आज इतना ही काम करेंगे, धन्यवाद, शुभ दिन।